नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको पता है कि कीवर्ड्स क्लासेस पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट या पीईटी परीक्षा के लिए सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जो हमारे पेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट है, उसको आज हम लोग कवर कराएंगे। और एक उसका टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के पेट का सिलेबस का एक टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। एक सिलेबस उसका एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या बातें दी गई हैं भारतीय संविधान में और कैसी कैसी विशेषताएँ दी गई हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं चालू करने से पहले हम लोग देखें कि संविधान निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम लोग एक टॉपिक देखिए, छोटा सा है ये। हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी देश में संविधान बनाया क्यों जाता है, ऐसे क्यों नहीं काम चल जाता किसी चीज़ से, संविधान क्यों बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कि संविधान नागरिकों में विश्वास जगाता है। लोग यह विश्वास कर पाते हैं कि उनके अधिकारों की प्राप्ति के प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कह दिया गया है कि कहीं घूमने की आप लोगों को स्वतंत्रता है, किसी कोई भी आपको आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य धंधा करने की स्वतंत्रता है, पर अगर संविधान ना होता और आपको बस एक मौखिक रूप से कहा जाता है कि आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त है, तो अगर कल को कोई भी व्यक्ति आपको वो चीज़ें करने से रोक सकता था और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। पर अगर आपके पास एक लिखित संविधान है, आपको आर्टिकल 19 में सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको आर्टिकल 14 कहता है, विधिक समता की बात करता है कि सारे व्यक्ति बराबर हैं विधिक सामने। तो इस प्रकार आप लिखित रूप से आपके पास एक संविधान है, तो आप संविधान को देख के विश्वास कर पाते हैं कि जो भी आपको अधिकार प्राप्त हैं वो आप पूर्ण रूप से आप लागू करा सकते हैं। और लागू कराने का अधिकार किसको प्राप्त है? न्यायालय में जाके आप उसको लागू करा सकते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि आप याचिका दायर कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। तो वही इसमें दिया है कि संविधान नागरिकों में विश्वास जगाता है कि लोग यह विश्वास कर पाते हैं कि उनके अधिकारों की प्राप्ति के प्रावधान में संविधान में दिए गए प्रावधान, मतलब संविधान में आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति के अधिकार दिए गए हैं, आजीविका चलाने के प्राप्ति के अधिकार दिए गए हैं, यानी कि दो स्थिति के विरोध में अपना अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। तो ये सारे संविधान अधिकार आपको किसमें दिए गए हैं? संविधान में। दूसरा बात यह है कि संविधान हमें यह बताता है कि समुची व्यवस्था कैसे काम करेगी। मतलब कि अगर न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, तो जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कार्यपालिका का क्या कार्य होगा, विधायिका का क्या कार्य होगा, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा, ये सब शक्तियाँ किस में निहित होंगी, कौन सी शक्ति किस में निहित होगी। तो ये सब चीज़ें का समुची व्यवस्थाओं को, सिस्टम को चलाने का संविधान हमें ये एक दिशा निर्देश देता है कि ये शक्तियाँ ये कार्य करेगा, ये शक्तियाँ ये कार्य करेगा और ये शक्तियाँ ये कार्य करेगा। अगर संविधान नहीं होता तो एक शक्तियाँ अतिक्रमण होने लगता, शक्तियों का अतिक्रमण होने लगता। मतलब कभी विधायिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा डालती, कभी विधायिका कार्यपालिका के कार्य में बाधा डालती। तो ऐसे संविधान होने से लोगों को ये शक्तियों का एक समुची व्यवस्था प्राप्त हो गई है कि कौन सी शक्तियाँ किसके द्वारा संचालित की जाएंगी। ठीक है। फिर संविधान का यह महत्व इसलिए भी है कि सरकार को दिशा दिखाने का कार्य करता है। अभी मैंने बताया कि कैसे कार्य करना है, अल्टरनेट तरीके से कोई व्यक्ति ऐसे अपने आप से सोच के नहीं बता सकता। पर अगर आपके पास एक लिखित है तो व्यक्ति एक बार सोचेगा कुछ गड़बड़ करने से पहले, क्योंकि उसके पास एक सामने लोगों के पास सामने एक अधिकार है, एक लिखित किताब है कि इस हिसाब से कार्य करना है, तो सरकार उस हिसाब से ही कार्य करेगी। मतलब एक मार्गदर्शक का काम करती है संविधान। अगला पॉइंट है, संविधान एक अहम कर्तव्य यह भी है कि वह स्वयं के कमियों को बदलते समय के साथ महसूस होने वाले संशोधनों के लिए एक युक्ति हमें प्रदान करती है। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि संविधान लागू हुआ 1950 में, ठीक है, पर 1950 की जो कार्य समय था वो अलग था, आपके समय का अलग था, समय अलग है। तो समय समय पे क्या कह रहा है इसमें, यह स्वयं की कमियों को बदलते समय महसूस होने वाले संशोधनों के लिए युक्ति हमें प्रदान करती है। मतलब कि एक मैकेनिज्म दे चुका है, जैसे 368 दिया हुआ है, उसके तहत संशोधनों की एक युक्ति दी है। संशोधनों का एक मैकेनिज्म है कि अगर बाई चांस अगर समय की मांग हो तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मतलब ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो संविधान को अति महत्वपूर्ण बना देती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो पहला है भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है। जैसा आप लोग पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग
395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इतनी लंबी लिखित संविधान किसी भी देश की नहीं है। सबसे लंबा संविधान भारत का ही है और लिखित संविधान है। और दूसरा है इसका विशेषता, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। विभिन्न स्रोतों से लिया गया मतलब कि जैसे हम लोग पता है मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से, ऐसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंट्री से ली गई हैं। पर जैसे है अलग देशों में वैसे नहीं लिया गया है, उसमें कुछ संशोधन करके भारतीय लोगों के हिसाब से उस विधि को अपनाया गया है। मतलब अलग अलग कंट्री से तो लिया गया, अलग अलग देशों से लिया गया है, पर एट इज उसको कॉपी नहीं किया गया है। उसमें कुछ संशोधन कर लिए गए हैं कि भारतीय नागरिकों के हिसाब से उसमें संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है ये है, पर एट इज नहीं लिया गया है। दूसरा है आपका कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण मतलब कि कुछ ऐसे संविधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे संविधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। मतलब जहाँ विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कठोरता आ गई, और कुछ जहाँ पे साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे लचीलता आ गई। मतलब दोनों का समन्वय करके ये संविधान चलता है। ठीक है, फिर है संघात्मक और एकात्मक मिश्रण। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक मिश्रण, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे आपको पता है कि भारत में एक केंद्र होता है और एक राज्य सरकार होती है। यहाँ पे संघात्मक का एक विशेषता दिखा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार है, दोनों को शक्तियाँ प्राप्त हैं, पर इसमें ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है केंद्र को। ठीक है, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक ही नागरिकता होता है, एकल नागरिकता होता है। आपातकाल की स्थिति में केंद्र को सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मतलब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एकात्मक लक्षण। और जो केंद्र और शासन के बीच राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो दिखाता है संघात्मक लक्षण। मतलब क्या है, भारतीय संविधान एक संघात्मक और एकात्मक मिश्रण है। इसमें एकात्मक लक्षण भी है और संघात्मक लक्षण भी है। दूसरा है सरकार का संसदीय रूप। जैसे सरकार का संसदीय रूप मतलब कि यहाँ सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरा होता है संसदीय रूप, जैसे ब्रिटेन में होता है, भारत में मतलब यहाँ पे संसद होती है सर्वोपरि, संसद के पास शक्तियाँ होती हैं। तो ये संसदीय रूप है भारत का, प्रेसिडेंशियल नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है हेड। ऐसे तो क्या कहते हैं, डी फैक्टो एक होता है, एक डी ज्यूरी। जो डी फैक्टो है वो प्रधानमंत्री ही मेन है, फैक्चुअल रूप से प्रधानमंत्री ही मेन है। ऐसे तो कागजी रूप से और ऑफिशियल रूप से प्रेसिडेंट मेन होता है। ठीक है, अगला है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता मतलब संसद की जो शक्तियाँ हैं विधायक क्या कहते हैं, विधेयक बनाने की, कानून बनाने की, उसमें वो संप्रभु है। मतलब उसके ऊपर किसी का कोई मतलब दबाव नहीं है। संसद किसी के दबाव में विधेयक का निर्माण नहीं करती। संप्रभुता का मतलब यही होता है कि आप किसी के दबाव में नहीं है, अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो संसद खुद निर्णय लेता है कि हमें कौन सी विधेयक किस रूप में बनाना है। इस पर किसी देश का, चाहे देश के किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता कि आप ऐसे विधेयक बनाइए। संसद देखता है कि नागरिकों की डिमांड क्या है, उस हिसाब से विधेयक का निर्माण होता है। तो यही होता है संसदीय संप्रभुता। और न्यायिक सर्वोच्चता मतलब होता है कि न्यायालय सर्वोच्च है। अगर कोई भी कानून बनती है तो सर्वोच्च अंतिम रूप से वो सही है या गलत, इसका निर्णय, या कोई विधेयक, कानून, चाहे कुछ भी सही है या गलत, इसका निर्णय कौन लेता है, न्यायालय लेती है। तो दोनों का समन्वय है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है ये यहाँ पे। कानून का शासन। तो कानून का शासन मतलब अभी एक मैंने आपको बताया आर्टिकल 14, उसमें कहता है कि विधि के समझ क्षमता, मतलब विधि के सामने सब कोई समान है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उठा और अपने हिसाब से चलाने लगा शासन, ऐसे वैसा नहीं होगा। जो कानून है, जो लीगल विधेयक है, जो भी विधियाँ हैं, उस हिसाब से ही शासन चलाया जाएगा। ठीक है, अगला है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे कि एकीकृत मतलब क्या हो गया, एक पिरामिड होता है, ऐसे मान लीजिए। अब देखते हैं हम लोग ऐसे, एक जिले में कई न्यायालय होती है। ठीक है, एक जिले में मान लीजिए एक राज्य में कई जिला न्यायालय होता है, कई जिला न्यायालय होती हैं। फिर क्या आता है आपका, उच्च न्यायालय आती है हर राज्य में। एक राज्य में कई जिला न्यायालय, फिर एक राज्य में उच्च न्यायालय, और फिर सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें एकीकृत मतलब कैसे कैसे इंटीग्रेटेड है ये सब, कैसे, मान लिया आप जिला न्यायालय के से प्राप्त जो भी आदेश है, मान लिया आप निर्णय से
जिला न्यायालय के निर्णय से आप खुश नहीं होते तो आप उच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय के निर्णय से नहीं खुश हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। मतलब क्या है, एक दूसरे से ये कहीं ना कहीं एकीकृत हैं, इंटीग्रेटेड हैं। आप एक दूसरे में जाके अपील कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में फेडरल जो भी फेडरल न्यायपालिका होती है, संघीय न्यायपालिका होती है, वो अलग होती है और स्टेट की अलग होती है। आप एक दूसरे से एकीकृत नहीं है। आप उच्च न्यायालय के लिए फेडरल न्यायालय में जाके निर्णय नहीं कर सकते, जबकि भारत में आप कर सकते हैं, जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अगला आपका मौलिक अधिकार। इसमें आपको पता ही होगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं संभव है। तो मौलिक अधिकार भी दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे पेट के सिलेबस में भी है, पीएटी के सिलेबस में भी है मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकार को विस्तार रूप से देखेंगे। तो अभी हम इस विशेषताएं देख लेते हैं बस। ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दिखाता है कि राज्य को किसी भी विधेयक को बनाते समय में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। एक राज्य को ये निर्देश देता है, आपको बात सामने ही शब्द से ही दिख रहा है कि ये राज्य को एक निर्देश देता है कि सब निर्णय करते समय, आप किसी भी विधेयक का निर्माण करते समय आप क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए होता है कि आपके क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति। ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। व्यक्ति का तो है, पर्सनल व्यक्ति का तो है, पर राज्य किसी भी धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब राज्य कोई भी विधि का निर्माण करेगा, कि किसी भी विधि का निर्माण करेगा या लागू करेगा, तो वो किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखाएगा। वो सारे धर्मों को एक समान लेके चलेगा, या किसी धर्म के व्यक्ति को किसी कार्य करने से रोकेगा नहीं, किसी कार्य के लिए अयोग्य नहीं घोषित करेगा, या किसी धर्म के व्यक्ति को किसी कार्य के लिए योग्य घोषित नहीं करेगा। मतलब सारे धर्म को एक समान लेके चलेगा। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन करता है हमारा भारतीय संविधान। मतलब जो व्यक्ति एक बार वयस्क हो गया, चाहे वो गरीब है, धनी है, चाहे किसी भी धर्म से है, चाहे किसी भी जात से है, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, वो व्यक्ति अगर एक बार वयस्क की श्रेणी में आ गया तो वो वोट दे सकता है, उसको मत देने का अधिकार है। उसके लिए किसी भी जाति, धर्म, काला गोरा, अमीर गरीब के लिए कोई भी मतभेद नहीं होगा। ठीक है। अगला आपका एकल नागरिकता। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे केंद्र है और राज्य हैं, केंद्र और राज्य हैं, पर नागरिकता आपको बस भारत की मिलती है। आपको ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि हम यूपी के नागरिक हैं या महाराष्ट्र के नागरिक हैं। आप नागरिक हैं भारत के। ठीक है। आप महाराष्ट्र और यूपी के निवासी हो सकते हैं। ठीक है। नागरिक आप भारत के हैं। अगला आपके पास स्वतंत्र निकाय। ठीक है। एक स्वतंत्र सिस्टम होता है, निकाय में सिस्टम है। इस पर किसी भी चीज़ का किसी भी बाहरी शक्तियों का क्या है, आपका कोई बाधा नहीं है। आपातकालीन प्रावधान करता है, आपका आपातकालीन प्रावधान है इसमें। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में किसके अंदर कितनी शक्तियाँ आएंगी, केंद्र क्या क्या कार्य होगा, राज्य का क्या कार्य होगा, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा। ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार मतलब एक हो गया आपका राज्य, एक हो गया आपका केंद्र। ठीक है। सबसे ऊपर केंद्र, फिर राज्य, फिर हो गया आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब चीज़ें, मतलब त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है। तो ये थी भारत की संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। और इसमें से दो विशेषताओं में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हमारे पेट के टॉपिक में दिए हुए हैं। तो इसका हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार जानेंगे। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।